देखिए नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए हम बीकॉम पार्ट थर्ड एबीएसटी पेपर सेकंड द्विखाता पद्धति एडवांस अकाउंटेंसी की जो सेकंड बुक है उस बुक की बात करें। द्विखाता पद्धति डबल अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए डबल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है द्विखाता पद्धति। देखिए वैसे तो जो दोहरा लेखा प्रणाली है उसका जन्म लुकास पेसियोली ने सन 1494 में इटली में और इटली के वेनिस नगर में किया था। लेकिन जो जनोपयोगी संस्थाएं होती हैं, क्या होती है? जनोपयोगी संस्थाएं, जैसे आपकी जल विद्युत कंपनी, गैस कंपनी, रेलवे कंपनी, ठीक है, विद्युत आपूर्ति कंपनी, इन संस्थाओं द्वारा जो अंतिम खाते बनाने के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है वही पद्धति आपकी द्विखाता पद्धति कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विखाता पद्धति कहलाती है। द्विखाता पद्धति। तो देखिए द्विखाता क्या होता है? द्विखाता खाता पद्धति डबल अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने देखिए जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के लिए अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के लिए जो पद्धति देखिए जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे द्विखाता पद्धति कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? द्विखाता पद्धति कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विखाता पद्धति कहेंगे इसे। द्विखाता जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के लिए जो पद्धति अपनाई जाती है उसे द्विखाता पद्धति कहते हैं। देखिए द्विखाता पद्धति कहेंगे। जनोपयोगी संस्थाओं में आपकी आएगी, देखिए जनोपयोगी संस्थाएं, जनोपयोगी संस्थाएं, और इन संस्थाओं में आपकी आ जाएगी विद्युत आपूर्ति कंपनी, विद्युत आपूर्ति कंपनी। नेक्स्ट आपका गैस आपूर्ति, रेलवे कंपनी, नेक्स्ट आपका जल प्रदाय कंपनी, कौन सी कंपनी? जल प्रदाय कंपनी। ठीक है, देखिए ये संसद में एक विशेष अधिनियम के तहत ये कंपनियां अस्तित्व में आती हैं और इन संस्थाओं के देखिए विद्युत आपूर्ति कंपनी, गैस आपूर्ति कंपनी, रेलवे कंपनी, जल प्रदाय कंपनी अर्थात जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने कौन से खाते? अंतिम खाते। कौन से खाते? अंतिम खाते। अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के लिए जो पद्धति आपकी अपनाई जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? द्विखाता पद्धति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? द्विखाता पद्धति कहलाएगी। अब देखिए इस द्विखाता पद्धति की प्रमुख विशेषताएं भी होती है। देखिए द्विखाता पद्धति की विशेषताएं, नेक्स्ट आगे हेडिंग डालिए। द्विखाता पद्धति की मुख्य विशेषताएं। देखिए
द्विखाता पद्धति की मुख्य विशेषताएं द्विखाता पद्धति की मुख्य विशेषताएं। पहली, नंबर 1, उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। उद्देश्य लाभ कमाना नहीं। उद्देश्य क्या? लाभ कमाना नहीं। जो भी आपकी द्विखाता जो भी आपकी जनोपयोगी संस्थाएं होती है, ठीक है, क्लियर, उनका उद्देश्य कभी भी क्या नहीं होता है? लाभ कमाना नहीं होता, ठीक है। देखिए, उद्देश्य लाभ कमाना, किसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होती है? जनोपयोगी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, और अतः इन संस्थाओं द्वारा लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता है। लाभ हानि खाता नहीं बनाया जाता है। इसके स्थान पर देखिए, इसके स्थान पर देखिए, लाभ हानि खाते के स्थान पर इसमें एक तो रेवेन्यू खाता बनाया जाता है और एक आपका शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। कौन से खाते बनाए जाएंगे? रेवेन्यू खाता के स्थान पर रेवेन्यू तथा शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। देखिए, द्विखाता पद्धति की प्रमुख विशेषता ये कि ये पद्धति आपकी जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाएगी, और जनोपयोगी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, और इन संस्थाओं द्वारा लाभानी खाता नहीं बनाया जाता, और लाभानी खाते के स्थान पर इसमें दो खाते बनाए जाएगा, एक तो रेवेन्यू खाता और एक आपका नेट रेवेन्यू खाता, शुद्ध रेवेन्यू खाता। दो खाते इसमें बनाए जाएंगे, रेवेन्यू खाता और शुद्ध रेवेन्यू खाता। जो ये रेवेन्यू खाता बनाया जाएगा वो या तो सरप्लस बताएगा या आपका घाटा बताएगा, डेफिसिट बताएगा। नंबर दो विशेषता आपकी चिट्टे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। चिट्टे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। देखिए, चिट्टे को दो भागों में बांटकर बनाया जाएगा। चिट्टे को कितने? दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। एक तो बनाया जाएगा आपका नंबर 1, पूंजी पर प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण। पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं, देखिए, पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण। एक आपका बनाया जाएगा सामान्य चिट्टा, जनरल बैलेंस शीट। देखिए, द्विखाता पद्धति की जो दूसरी विशेषता ये है कि यहाँ पर चिट्टे को दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। एक पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण, और दूसरा आपका सामान्य चिट्टा बनाया जाएगा, जनरल बैलेंस शीट बनाई जाएगी। नंबर 3 आपका देख लीजिए, नंबर 3 संपत्तियों को मूल लागत पर दिखाया जाता है।
संपत्तियों को मूल लागत पर दिखाया जाता है। संपत्तियों को मूल लागत पर क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा। संपत्तियों को मूल लागत पर दिखाया जाता है। क्लियर? उसके बाद देखिए मूल्यह्रास के लिए अलग से मूल्यह्रास कोष बनाया जाएगा। मूल्यह्रास के लिए अलग से मूल्यह्रास कोष बनाया जाएगा, जिसे सामान्य चिट्टे में दिखाया जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन फंड बनाएंगे और उसको हम किस में दिखाएंगे? जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। किस में दिखाएंगे? जनरल बैलेंस शीट में। कहां पे दिखाएंगे? जनरल बैलेंस शीट में दिखाएंगे। जनरल बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका नंबर 4 पूंजी संचय को पूंजी खाते में, आयगत संचय को सामान्य चिट्टे में। पूंजी संचय को देखिए, पूंजी संचय को पूंजी खाते में तथा आयगत संचय को सामान्य चिट्टे में दिखाया जाएगा। देखिए द्विखाता पत्ती की ये प्रमुख विशेषता है कि इसमें अंतिम खाते जो बनाने की जो विधि है वही क्या कहलाएगी? द्विखाता पत्ती। और उसमें अंतिम खाते 4 होंगे, रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और एक आपका जनरल बैलेंस शीट। तो इसमें कह रहा है कि जो कैपिटल आपका रिजर्व होगा, जो पूंजीगत संचय होंगे उनको पूंजी खाते में दिखाएंगे, जो आयगत संचय होंगे उनको हम सामान्य चिट्टे में दिखाते हैं। पूंजीगत संचय को पूंजी खाते में दिखाएंगे, आयगत संचय को सामान्य चिट्टे में दिखाएंगे। जैसे पूंजीगत संचय में आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम आपका, एक तो क्या हो गया? प्रतिभूति प्रीमियम खाता, पूंजी शोधन खाता, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। देखिए पूंजीगत संचय, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। तो इनको हम किस में दिखाएंगे? पूंजी खाते में दिखाएंगे। जबकि आपका जो सामान्य आयगत संचय होते हैं, क्लियर, उनको हम किस में दिखाएंगे? सामान्य चिट्टे में दिखाएंगे। नंबर 5 दीर्घकालीन ऋण व ऋण पत्र। दीर्घकालीन ऋण एवं ऋण पत्र। दीर्घकालीन ऋण एवं ऋण पत्र पूंजी खाते में तथा ऋण पत्रों पर ब्याज, ठीक है, और ठीक है, इनके ब्याज को शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। नेक्स्ट 6 स्थायी संपत्तियों। देखिए स्थायी संपत्तियों के
पुनर्स्थापन 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 के वे, देखिए स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन के वे पर व्ययों का व्यवहार व्ययों का व्यवहार, किसका व्यवहार? व्ययों का व्यवहार विशेष विधि से किया जाएगा, विशेष विधि से किया जाएगा, विशेष विधि से किया जाएगा। तो ये आपकी जो द्विखाता पत्ती है उसकी प्रमुख विशेषता होगी। देखिए इसमें पहली विशेषता है उद्देश्य, जो भी जनोपयोगी संस्थाएं होंगी उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होगा और इन संस्थाओं द्वारा लाभानी खाता नहीं बनाया जाता। लाभानी खाते के स्थान पर इन संस्थाओं द्वारा रेवेन्यू खाता और शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है कि जो चिट्टा होता है, बैलेंस शीट होता है, व्यापारिक संस्थाओं द्वारा चिट्टा बनाया जाता है। उस चिट्टे को जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा दो भागों में बांटकर बनाया जाता है। कितने भागों में बांटकर बनाया जाता है? दो भागों में। एक तो पूंजी खाते पर प्राप्ति व भुगतानों का विवरण और एक आपका जनरल बैलेंस शीट। जनरल बैलेंस शीट कौन सी बैलेंस शीट? जनरल बैलेंस शीट। और संपत्तियों को मूल लागत पर दिखाया जाएगा। मूल्यह्रास के लिए अलग से मूल्यह्रास कोष बनाया जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद आपकी, और इसे जो मूल्यह्रास कोष होता है उसे चिट्टे, सामान्य चिट्टे में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाएगा? इसे सामान्य चिट्टे में दिखाया जाएगा। देखिए फिर कह रहा है कि पूंजी संचय को पूंजी खाते में, देखिए जो आपका पूंजी संचय होगा इसे पूंजी खाते में, जो आपका आयगत संचय होगा उसे सामान्य चिट्टे में दिखाया जाएगा। उसके बाद दीर्घकालीन ऋण और ऋण पत्रों को पूंजी खाते में और उनके ब्याज को शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन पर व्ययों का विशेष विधि से किया जाएगा। कौन सी विधि से किया जाएगा? विशेष विधि से किया जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? डबल अकाउंटिंग सिस्टम है। जो द्विखाता पत्ती है उसकी प्रमुख विशेषताएं होगी, द्विखाता पत्ती की प्रमुख विशेषताएं। अब देखिए आगे, द्विखाता पत्ती के अंतर्गत अंतिम खाते। द्विखाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते देखिए किसके अंतर्गत? द्विखाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते। द्विखाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते, द्विखाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते, द्विखाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते। चार अंतिम खाते बनाए जाते हैं इसमें, चार। देखिए नंबर 1 द्विखाता पद्धति के अंतर्गत अंतिम खाते। नंबर 1 आपका रेवेन्यू खाता। रेवेन्यू अकाउंट। नंबर 2 शुद्ध रेवेन्यू खाता। नेट रेवेन्यू अकाउंट,
शुद्ध रेवेन्यू खाता, नेट रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट, पूंजी खाते पर प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण। प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, स्टेटमेंट ऑफ receipts and expenditure on capital account। उसके बाद आपका जो 4 नंबर पे आता है वो आता है सामान्य चिट्ठा। जनरल बैलेंस शीट। कौन सी बैलेंस शीट? जनरल बैलेंस शीट। तो इस द्विखाता पत्ती के अंतर्गत अंतिम खाते हैं वो 4 अंतिम खाते बनाए जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट, नेट रेवेन्यू अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और आपका एक क्या बनाई जाएगी? जनरल बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो देखिए द्विखाता पत्ती के अंतर्गत कितने अंतिम खाते बनाए जाते हैं? 4 अंतिम खाते बनाए जाते हैं। पहला आपका रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा आपका नेट रेवेन्यू अकाउंट, तीसरा पूंजीगत खाते पर प्राप्तियों और भुगतानों का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, और सामान्य चिट्ठा जनरल बैलेंस शीट। कौन सी? जनरल बैलेंस शीट। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे। द्विखाता पत्ती पर के अंतर्गत स्थायी, देखिए द्विखाता पत्ती के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन, द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन का व्यवहार, पुनर्स्थापन का व्यवहार। देखिए पुनर्स्थापन का व्यवहार किस प्रकार से किया जाएगा? पुनर्स्थापन का व्यवहार, तो पुनर्स्थापन के व्यवहार के अंतर्गत कहने का मतलब इसमें क्या किया जाता है? किसी कारण के प्रयोग से संपत्ति के अप्रचलन या उसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर एक नई संपत्ति पुनर्स्थापित की जाएगी। तो विशेष तरीके से किया जाता है। तो उसमें जो पुनर्स्थापन लागतें होती है, कौन सी लागतें? जो पुनर्स्थापन लागतों को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए पुनर्स्थापन लागतें, आयगत चालू लागत या पूंजीगत। देखिए यहां पर देखिए, तो यहां पर 2 लागतें होंगी। पुनर्स्थापन लागतें, जो पुनर्स्थापन लागतें हैं वो 2 होती है। देखिए कितनी होगी पुनर्स्थापन लागतें? 2। एक तो आपकी आयगत
या चालू लागत, जिसे बोलेंगे करंट कॉस्ट। क्या बोलेंगे? करंट कॉस्ट। देखिए आयगत या चालू लागत और एक होती है पूंजीगत लागत। कौन सी लागत? पूंजीगत लागत, और जिसे बोलेंगे कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या बोलेंगे? कैपिटल कॉस्ट। देखिए अप्रचलन के कारण कोई भी आपकी पुरानी संपत्ति अप्रचलन या अन्य कारण से उसको आपने क्या कर दिया? हटा दिया, और उसके स्थान पर आपने नई संपत्ति आप क्या कर रहे हो? पुनर्स्थापित कर रहे हो उसकी नई संपत्ति। तो नई संपत्ति स्थापित करोगे तो दो लागतें होगी, एक तो आयगत या चालू लागत करंट कॉस्ट, और दूसरी पूंजी लागत कैपिटल कॉस्ट। तो देखिए इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा? देखिए कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट। एक होती है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट। तो देखिए करंट कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट, यहां पर सबसे पहले लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट, और ओरिजिनल कॉस्ट में हम जो भी इंक्रीज है कोई, तो उस इंक्रीज को हम इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जो भी आएगी वो आपकी क्या आ जाएगी? करंट कॉस्ट आ जाएगी। अब यहां पर जो होता है, यहां पर टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उस टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से हम क्या कर देते हैं? हमारी जो भी अपनी करंट कॉस्ट आती है, क्या आती है? करंट कॉस्ट। तो उसको हम टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो आपकी क्या आ जाएगी? यहां पर आपकी टोटल आ जाएगी ये कैपिटल कॉस्ट। क्या आ जाएगी? कैपिटल कॉस्ट। तो देख लीजिए, वापस देख लीजिए कि द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन का व्यवहार। किसका व्यवहार? पुनर्स्थापन का व्यवहार। आयगत चालूगत लागत करंट कॉस्ट, पुनर्स्थापन लागतें पूंजीगत लागतें कैपिटल कॉस्ट। देखिए आप कैलकुलेशन ऑफ करंट कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, इंक्रीज करंट कॉस्ट। क्लियर? ओरिजिनल कॉस्ट में आपका मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस सब कुछ आ सकता है, तो उनको अलग अलग दे देंगे, और उनमें अलग अलग इंक्रीज डिक्रीज है, तो अलग अलग इंक्रीज डिक्रीज निकालकर हम इसमें क्या कर देंगे? करंट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब प्रश्न में जो टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी हुई है उसमें से हम करंट कॉस्ट को घटा देंगे, तो हमारी कैपिटल कॉस्ट आ जाएगी, पूंजीगत लागत हो जाएगी, और जो आपकी करंट कॉस्ट होगी वो आपकी क्या होगी? आयगत लागत होगी। क्लियर होगी बात यहां तक? अब इससे संबंधित आवश्यक जर्नल प्रविष्टियां है। देखिए इससे संबंधित कुछ जनरल प्रविष्टियां हैं। तो देखिए वो जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार से, कैसे आप हल करेंगे जनरल प्रविष्टियां। देखिए
पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों के संबंध, पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों के संबंध में, पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टियां, कौन सी प्रविष्टियां? जनरल प्रविष्टियां। पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों के संबंधों में जनरल प्रविष्टियां। देखिए पहले नंबर 1, नई संपत्ति पर व्यय की राशि नई संपत्ति पर व्यय की राशि से देखिए हमने जब भी हम स्थायी संपत्तियों का क्या करेंगे, पुनर्स्थापन करेंगे, तो दो लागतें होगी, एक आपकी चालू लागत और दूसरी आपकी पूंजी लागत। क्लियर? अब देखिए ये भी पता है कि किस प्रकार से हम करंट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, किस प्रकार से कैपिटल कॉस्ट करेंगे। तो एक तो आयगत लागत होगी और एक पूंजीगत लागत होगी। जो पूंजीगत लागत होगी वो तो आपकी कहलाएगी क्या? वर्क। तो देखिए वर्क अकाउंट दिया। जो पूंजीगत व्यय की राशि होगी वो इसमें लिख दी जाएगी और जो आयगत व्यय की राशि होगी वो रिप्लेसमेंट अकाउंट में लिख दी जाएगी, रिप्लेसमेंट अकाउंट दिया। देखिए पूंजीगत व्यय की राशि को किस में लिखेंगे? वर्क में। और आयगत व्यय की राशि को इसमें लिखेंगे टू बैंक। पैसा खर्च होगा, पैसा जाएगा। ठीक है। नंबर 2, पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नगद में बेचने पर, पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नगद में बेचने पर देखिए पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नगद में बेचने पर, तो वो होगा आपका बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट, बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट। और तीसरा देखिए आपका पुरानी सामग्री को पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को, पुरानी सामग्री को नई संपत्ति के प्रयोग में लेने पर, नई संपत्ति के निर्माण कार्यों में, नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने पर, अगर आप प्रयुक्त कर रहे हो तो आपकी एंट्री होगी वर्क अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट। नंबर 4, पुनर्स्थापन खाते के शेष को पुनर्स्थापन खाते के शेष को हस्तांतरित करने पर, देखिए तो आपका ये होगा रेवेन्यू अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट। रेवेन्यू अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट।
नंबर 5, यदि पूरी राशि संवर्धन में व्यय हो जाए। यदि पूरी राशि संवर्धन का मतलब आपका रिप्लेसमेंट पे व्यय की जाए तो वर्क अकाउंट या टू बैंक, क्या एंट्री होगी? वर्क अकाउंट या टू बैंक, वर्क अकाउंट डीआर टू बैंक, वर्क अकाउंट डीआर टू बैंक। देखिए वापस देख लीजिए, पुनर्स्थापन संबंधी व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टियां, व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टि, नई संपत्ति पर व्यय की गई राशि से वर्क अकाउंट डीआर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, पहली एंट्री। नई संपत्ति पर व्यय की गई राशि से वर्क अकाउंट डीआर, रिप्लेसमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। यहाँ पर पूंजीगत खर्चा आएगा, यहाँ पर आएगा तो लिखेंगे। फिर पुरानी संपत्ति की किसी सामग्री को नकद में बेचने पर आप बेचोगे तो बैंक अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट एंट्री होगी। फिर थर्ड आएगा, पुरानी सामग्री को नई संपत्ति के निर्माण कार्य में प्रयुक्त करने पर, निर्माण कार्य में प्रयुक्त करोगे तो वर्क अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट एंट्री होगी। फिर पुनः स्थापन खाते के शेष को हस्तांतर तो रेवेन्यू अकाउंट या टू रिप्लेसमेंट, और यदि पूरी राशि को संवर्धन में व्यय किया जाए तो वर्क अकाउंट या टू बैंक, वर्क अकाउंट या टू बैंक, वर्क अकाउंट या टू बैंक। नेक्स्ट, इकहरा खाता पत्ती या द्विखाता पद्धति में अंतर। देखिए इकहरा खाता पद्धति और द्विखाता पद्धति में अंतर, देखिए क्या क्या अंतर है। इकहरा खाता पद्धति और द्विखाता पद्धति में अंतर है, तो इसको तीन अंतर के आधार फिर लिखेंगे इकहरा पद्धति, फिर लिखेंगे द्विखाता पद्धति। जो आपकी द्विखाता पद्धति थी उसका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जो देखिए यहाँ पर अंतर का आधार
देखिए यहाँ आ जाएगा आपका इकहरा खाता पद्धति, और यहाँ पर आपकी आ जाएगी द्विखाता पद्धति। द्विखाता पद्धति। देखिए सबसे पहले आप लीजिए नंबर 1, व्यापारिक संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाएं एक यह पद्धति व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अंतिम खातों के, देखो कि गहरा खाता पद्धति, यह पद्धति व्यापारिक संस्थाओं द्वारा अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण के, अंतिम खातों के प्रस्तुतिकरण में काम में ली जाती है, लिया गया है। और जो द्विखाता पद्धति है जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा, यह पद्धति जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खातों यह पद्धति जनोपयोगी संस्थाओं द्वारा अपने अंतिम खाते प्रस्तुतिकरण में काम में ली जाती है। नंबर 2, उद्गम। देखिए इकहरा खाता पद्धति का उद्गम है वो आपका हुआ था इटली में, और द्विखाता पद्धति का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। आप यहाँ पर शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि इकहरा खाता पद्धति का उद्गम इटली में हुआ था, जबकि द्विखाता पद्धति का उद्गम कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद नंबर 3, लाभ हेतु लाभहानि खाता बनाया जाता है। व्यापार में लाभहानि खाता बनाया जाता है, जबकि द्विखाता पद्धति में द्विखाता पद्धति में रेवेन्यू तथा शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। नेक्स्ट 4, लाभ नियोजन। लाभों का नियोजन
लाभों का नियोजन, लाभ हानि नियोजन खाते में लाभ का नियोजन लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाता है। जबकि द्विखाता पद्धति में देखिए किसका नियोजन, लाभ का नियोजन, जबकि द्विखाता पद्धति में लाभ नियोजन को शुद्ध रेवेन्यू खाते में, शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 5 चिट्टे। चिट्टे इसमें केवल एक ही चिट्टा बनाया जाता है, एक ही चिट्टा बनाया जाता है, जबकि इसमें चिट्टे को 2 भागों में बांटकर बनाया जाता है। 2 भागों में बांटकर बनाया जाता है, चिट्टे को 2 भागों में बांटकर बनाया जाता है। नेक्स्ट 6 संपत्तियों का मूल्य। संपत्तियों का मूल्य, जो संपत्तियां होगी उनको किस मूल्य पर दिखाया जाएगा, आप लिखे थे मूल्य पर, और द्विखाता पद्धति में मूल लागत पर, मूल लागत पर। संपत्तियों को किस पर दिखाया जाएगा, मूल लागत पर। नेक्स्ट 7 नंबर मूल्यह्रास। जो मूल्यह्रास होता है उसको लाभ हानि खाते मूल्यह्रास के लिए कई विधियां हैं, यहां पर मूल लागत विधि, मूल लागत विधि। मूल्यह्रास की गणना के लिए जो इकेरा लेखा पद्धति है, इकेरा खाता पद्धति है, उसमें तो कई विधियां हैं, जबकि जो द्विखाता पद्धति है उसमें मूल्यह्रास की गणना के लिए आप मूल लागत विधि अपनाएंगे। नंबर 8 पूंजी एवं ऋण। पूंजी एवं ऋण में अंतर किया जाता है इस पद्धति में पूंजी एवं ऋण में अंतर किया जाता है, अंतर किया जाता है, जबकि द्विखाता पद्धति में, जबकि इस पद्धति में पूंजी एवं ऋण में अंतर नहीं किया जाता, अंतर नहीं किया
जाता है, अंतर नहीं किया जाता। ठीक है। 9 नंबर, गैर संचालन में कौन से भी गैर संचालन में लाभ-हानि खाते में दिखाते हैं, लाभ-हानि खाते में दिखाते हैं। और इधर आपका शुद्ध, जो आपका शुद्ध रेवेन्यू खाता होगा उसमें दिखाते हैं, शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाते हैं, शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाते। तो ये आपका अंतर हो गया इकहरा खाता पत्ती और द्विखाता पत्ती में। देखिए सबसे पहले व्यापारिक संस्थाएं, इकहरा पत्ती कौन अपनाती है? व्यापारिक संस्थाएं अपनाती है। द्विखाता कौन अपनाती है? जनोपयोगी संस्थाएं अपनाती है। उद्गम इसका, इकहरा पत्ती का उद्गम कहाँ हुआ था? इटली में। तो इसका इंग्लैंड में, यहाँ पर लाभ हेतु लाभ-हानि खाता, व्यापार और लाभ-हानि खाता बनाया जाता है, या रेवेन्यू और शुद्ध रेवेन्यू खाता बनाया जाता है। इधर लाभों का नियोजन लाभ-हानि नियोजन खाते में किया जाता है, उधर शुद्ध रेवेन्यू खाते में किया जाएगा। चिट्टे, यहाँ पर एक ही चिट्टा बनाया जाता है, यहाँ पर द्विखाता पत्ती में चिट्टे को 2 भागों में बांटकर बनाया जाता है। दोनों भाग आपको बता दिए। संपत्तियों का मूल्य उनको अपलिखित मूल्य पर दिखाया जाएगा, इधर मूल लागत मूल्य पर। इधर मूल्यह्रास के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो आपकी द्विखाता पत्ती है उसमें मूल लागत विधि अपनाई जाती है। पूंजी एवं ऋण, इकहरा खाता पत्ती के अंतर्गत पूंजी और ऋण में अंतर किया जाता है, जबकि इधर द्विखाता पत्ती में पूंजी व ऋण में कोई अंतर नहीं किया गया है। गैर संचालन व्ययों को यहाँ पर लाभ-हानि खाते में दिखाते हैं, यहाँ शुद्ध रेवेन्यू खाते में दिखाया जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे। दोहरा खाता पत्ती के दोहरा खाता पत्ती के लाभ। दोहरा लेखा पत्ती के लाभ। संस्था की संचालन कुशलता का माप। देखिए इसमें दोहरा लेखा प्रणाली है, उसका दोहरा खाता पत्ती या द्विखाता पत्ती बोल सकते हैं। संस्था की संचालन कुशलता का माप आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप रेवेन्यू खाते में संचालन संबंधी आय और व्यय को दिखाते हैं, इसलिए। उसके बाद साधनों का सदुपयोग, साधनों का सदुपयोग, नेक्स्ट
अंतिम खाते प्रस्तुत करने में आसानी, अंतिम खाते प्रस्तुत करने में आसानी। सामान्य आदमी भी अंतिम खाते प्रस्तुत कर, पूंजी लाभों को पूंजी खाते में दिखाया जाता है। पूंजी लाभों को पूंजी खाते में दिखाया जाता है। मूल्यह्रास कोष अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। मूल्यह्रास कोष अनिवार्य रूप से बनाया जाता है। देखिए, मूल्यह्रास कोष अनिवार्य रूप से बनाया जाता है और इसका प्रयोग प्रतिभूतियों को क्रय करने में किया जा सकता है। किसका? मूल्यह्रास कोष का प्रयोग प्रतिभूतियों को क्रय करने में किया जा सकता है। आप देखिए, इसके दोष भी लिख लीजिए। द्विखाता पत्ती की आलोचना, दोहरा खाता पद्धति की आलोचना, दोहरा खाता पद्धति की आलोचना या दोष। व्ययों को आयगत तथा पूंजीगत व्ययों में विभाजन में कटना है। पूंजीगत व्ययों में विभाजन में कठिनाई आती है। एक तो पहला दोष। नंबर 2, कार्यविधि कठिन। नेक्स्ट, सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं। सही आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं। तो ये आपका यहाँ पर इस चैप्टर के जो नोट्स है वो तो यहाँ पर कंप्लीट है। क्लियर? तो ये तो इस चैप्टर के क्या हो गए, नोट्स आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से। क्या है इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे आपके।